Good morning students. Today I will discuss about internal structure of the plant. पादप की आंतरिक संरचना। इसमें पिछली बार वीडियो में हम इस चर्चा कर चुके हैं और आज हम कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली बार मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल्स डिवीजन। वे टिश्यू जो लगातार डिवीजन करने में कैपेबल होते हैं। फिर परमानेंट टिश्यू, वे टिश्यू जो स्थायी हो जाते हैं, जो लगातार डिवीजन के कैपेबल नहीं होते। परमानेंट टिश्यू को सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिवाइड किया गया है। सिंपल टिश्यू जो है वो एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड किया गया है। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसके अंदर एपिडर्मिस और पेरेन्काइमा के बारे में डिस्कस किया था। आज कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पेरेन्काइमा का वीडियो आपने पिछली बार देखा होगा, नहीं देखा हो तो फिर से देख लेना। पेरेन्काइमा के बाद में है कोलेनकाइमा। व्हाट इज कोलेनकाइमा? कोलेनकाइमा क्या होता है? स्थूल कोणोत्तक जीवित कोशिकाओं से बना उत्तक होता है जिसकी कोशिका भित्ति में स्थानगत स्थूलन पाया जाता है। इन कोशिकाओं में लिग्निन स्थूलन नहीं पाया जाता। अधिकांशतः यह मृदुत कोशिकाओं के स्थूलन से विकसित होता है, परंतु इनकी कोशिकाएं मृदुत कोशिकाओं से लंबी होती है। तो मृदुत कोशिकाओं की लंबाई कम होती है और इन कोशिकाओं की लंबाई ज़्यादा होती है। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हो ये स्थूल कोणोत्तक के एग्जाम्पल। इसमें स्तरित स्थूल कोणोत्तक का TS और LS दिखाया गया है। बी जो डायग्राम उसमें कोणीय स्थूल कोणोत्तक है और C में रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक है। स्थूल कोणोत्तक के प्रकार, ये स्थिति के आधार पर इनको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। स्तरित, जिस डायग्राम में दिख रहा है स्तरित अथवा पट्टिका। दूसरा रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक और तीसरा कोणीय स्थूल कोणोत्तक, स्तरित स्थूल कोणोत्तक। इसमें मुख्य रूप से स्पर्श रेखीय भित्तियों का स्थूलन पाया जाता है। उदाहरण सूरजमुखी के तने में अधस्थ त्वचा के अंदर इस तरह का स्थूल कोणोत्तक पाया जाता है। ये स्थूलन पट्टियों की तरह प्रतीत होता है, अतः यह उत्तक पट्टिका स्थूल कोणोत्तक भी कहलाता है। रिक्तिका में स्थूल कोणोत्तक कुछ पादपों जैसे मालवा, साल्विनिया आदि में अंतरकोशिकीय अवकाश के चारों ओर कोशिका भित्ति में स्थूलन पाया जाता है, इसलिए इसको रिक्तिका में स्थूलन कहा जाता है। कोणीय स्थूल कोणोत्तक, गेंदा, धतूरा, कोलियस आदि पादपों में कोशिकाओं के कोणों पर लंबाई में स्थूलन पाया जाता है। कोण पर स्थूलन के कारण इसे कोणीय स्थूलन कहा जाता है। तो इस तरह से तीन प्रकार के स्थूल कोणोत्तक कोलेनकाइमा होते हैं। उसके बाद में पेरेन्काइमा और स्थूल कोणोत्तक में अंतर, मृदुत और स्थूल कोणोत्तक में अंतर। पेरेन्काइमा में सामान्यतः कोशिकाएं समव्यासी होती और कोलेनकाइमा में सामान्यतः कोशिकाएं लंबी होती है। पेरेन्काइमा में अधिकांश पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है। स्थूल कोणोत्तक में कोशिकाओं में स्थानगत स्थूलन पाया जाता है। पेरेन्काइमा
में सामान्यतः भोजन, जल संचय तथा कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोलेनकाइमा में सामान्यतः पादप अंगों को लचीलापन व दृढ़ता प्रदान करते हैं, कभी कभी प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। तो ये है स्थूल कोणोत्तक और मृदुतक दोनों में अंतर। इसके बाद में स्थूल कोणोत्तक के कार्य, फंक्शंस ऑफ कोलेनकाइमा। स्थूल कोणोत्तक पादप के तरुण अंगों जैसे पतली तरुण शाखाएं, पर्णवृंत, पुष्पवृंत आदि को लचक व दृढ़ता प्रदान करता है। विशेष रूप से तरुण शाखाओं को हवा के थपेड़ों से टूटने से बचाता है तथा पत्तियों की किनारी को कटने फटने से बचाता है। कुछ पादपों में स्थूल कोणोत्तक भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। इनमें लंबाई बढ़ने के साथ साथ स्थूलन होता है, अतः इससे पादप अंग का लचीलापन बना रहता है। आवश्यकता पड़ने पर स्थूल कोणोत्तक भी मृदुतकी कोशिकाओं की तरह डिवाइड हो सकता है तथा द्वितीयक वृद्धि अथवा घाव भरने में भी सहायक होता है। इसके बाद में ये जो डायग्राम दिख रहे हैं वो है स्क्लेरेनकाइमा, दृढ़ोत्तक। दृढ़ोत्तक क्या है? स्क्लेरेनकाइमा क्या है? दृढ़ोत्तक में मोटी भित्ति युक्त कोशिकाएं होती है जिनकी भित्ति में लिग्निन युक्त अथवा लिग्निन रहित द्वितीयक स्थूलन पाया जाता है। दृढ़ोत्तक अथवा स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरोस शब्द से बना है जिसका अर्थ है दृढ़ अथवा मजबूत। ये कोशिकाएं विभिन्न आकृति एवं आकार की होती है तथा इनमें कभी कभी इतना अधिक द्वितीयक स्थूलन होता है कि इनकी गुहिका ही अवरुद्ध हो जाती है। दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं मृत हो जाती है तथा इनमें समान मोटाई की परतों के रूप में लिग्निन स्थूलन पाया जाता है। लिग्निन जल के लिए अपारगम्य होता है, अतः परिपक्व कोशिका जलाभाव के कारण निर्जीव हो जाती है। दृढ़ोत्तकी कोशिकाओं को मुख्यतः दो समूह में बांटा गया है। दृढ़ोत्तकी तंतु स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स, दूसरा अस्टिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं स्क्लेरोइड्स और स्टोन सेल्स। पहला है दृढ़ोत्तकी तंतु स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर। तंतु सामान्यतः लंबे पतले दृढ़ोत्तकी कोशिकाएं होती है जो सिरों पर नुकीली होती है। इनमें कोशिका भित्ति का स्थूलन इतना अधिक होता है कि कोशिका गुहिका बहुत छोटी हो जाती है। इस कोशिका की लंबाई 1 से 3 mm तक हो सकती है, परंतु अनेक व्यावसायिक तंतुओं के पादपों में इन तंतुओं की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है। जूट में कैनाबिनस सेटाइवा में तंतु 0.5 से 5.5 सेंटीमीटर, अलसी में लाइनम यूसीटेटिसिमम में 0.8 से 6.9 सेंटीमीटर तथा रेमी बोहमेरिया नीविया इसमें 55 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं। रेमी के तंतु उच्च पादपों में सबसे लंबी कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के तंतुओं का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स, यानी दृढ़ोत्तकी तंतु कितने प्रकार के हैं वो है। इसमें जाइलम तथा काष्ठीय तंतु, पहला है जाइलम तथा काष्ठीय तंतु। बी है एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, दारू बाह्य तंतु। और सी है या तीसरा है सतही तंतु, सरफेस फाइबर्स। पहला है जाइलम अथवा काष्ठीय तंतु, जाइलरी और वुड फाइबर्स। इस ए जो डायग्राम है लंबा है, बी भी लंबा है, सी भी लंबा है, डी भी लंबा है। ये लंबे लंबे तंतु दिखाई दे रहे हैं। जाइलम, ये तंतु जाइलम विशेषकर द्वितीयक जाइलम का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वाहिनिकाओं के साथ ये पाए जाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वाहिनिका तंतु तथा पोषवाह रूप अथवा लिब्रिफॉर्म तंतु। पोषवाह तंतु क्या होते हैं? बी डायग्राम में दिख रहा है पोषवाह तंतु। ये तंतु पोषवाह तंतु फ्लोएम फाइबर्स के समान होते हैं तथा सामान्यतः उस पादप की वाहिनिकाओं से लंबे होते हैं। इनकी भित्ति बहुत मोटी तथा सरल गर्त युक्त होती है। वाहिनिका तंतु फाइबर ट्रेकिड्स।
ये तंतु वाहिनिका तथा कोषवारूप तंतु के मध्यवर्ती होते हैं। इनमें उपस्थित गर्त परिवेशित गर्त होती है। कुछ पादपों में जाइलम में श्लेष्मी तंतु पाए जाते हैं। इन तंतुओं में द्वितीयक भित्ति में लिग्निन की अपेक्षा सेलुलोज अधिक होता है। यह परत जल अवशोषी करती है और जल का अवशोषण करती है। बी है उसके बाद एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर्स, दारू बाह्य तंतु। यह तंतु जाइलम तथा दारू के अतिरिक्त कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे वलकुट अथवा फ्लोएम उत्तक। कुछ बीजपत्री पादपों में यह तंतुओं से बनी एक खोखली बेलनाकार रचना के रूप में पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये फ्लोएम एवं परिरंभ से रिलेटेड होते हैं एवं बास्ट फाइबर के रूप में पाए जाते हैं। कुकुरबिटा एवं एरिस्टोलोकिया में ये परिरंभ से संबंधित होते हैं। सन, जूट इत्यादि में ये तंतु प्राथमिक फ्लोएम कोशिकाओं से बनते हैं, वह समूह में पाए जाते हैं। इनके तीक्ष्ण सिरे अन्य तंतुओं के बीच में फंसे रहते हैं तथा इन्हें आपस में विलग करना कठिन होता है। आपस में इनको अलग नहीं किया जा सकता। सतही तंतु, सरफेस फाइबर। ये तंतु फलों अथवा बीजों के आवरण से बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे कपास के तंतु में बीज की सतह से तथा नारियल में फल की मध्य फल भित्ति से। कपास के तंतु सेलुलोज से बने होते हैं। नारियल के तंतु सख्त होते हैं। इसके अतिरिक्त केलाट्रोपिस प्रोसेरा तथा साल्मेलिया मेलाबेरिका के तंतु सीड कोट से बनते हैं। सतही तंतु वानस्पतिक अर्थों से तंतु नहीं होते। यह तंतु कपड़े बनाने में, जैसे कपास भराई के लिए कपास से मल व रस्सी बनाने में काम आते हैं। तंतुओं के कार्य। दृढ़ोत्की तंतुओं का मुख्य कार्य संबंधित पादप अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना होता है। इनकी सहायता से पादप अंग विभिन्न कंडीशंस जैसे तेज हवा के कारण दबाव, खिंचाव को आसानी से सहन कर सके। पत्तियों में उपस्थित तंतु उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। दूसरा, अनेक पादपों से सत्य अथवा सतही तंतु निकाले जाते हैं जो व्यावसायिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। अलसी, रेमी, जूट में तंतुओं के समूह होते हैं। अगेव व मूसा जैसे एक बीजपत्री तंतु असल में सवन आच्छद से ढके सवनकूल होते हैं। कुछ अन्य जैसे कपास, सेमल आदि सत्य तंतु नहीं होते परंतु उपयोगी होते हैं। आस्टिल अथवा दृढ़ कोशिका। पहला था दृढ़ोत्की तंतु, दूसरा क्या है? स्क्लेरोइड्स और स्टोन सेल। आस्टिल अथवा दृढ़ कोशिका यह अत्यधिक मोटी भित्ति युक्त विभिन्न आकृति एवं आकार वाली दृढ़ोत्की कोशिकाएं होती हैं जो विभिन्न पादप अंगों में पाई जाती हैं। दृढ़ कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार। ये वृत्त दृढ़, इसको बोलते हैं वृत्त दृढ़क, मैक्रोस्क्लेरोइड्स, अस्थि दृढ़क, ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स, तारा दृढ़क, एस्ट्रोस्क्लेरोइड्स। डी है समव्यासी दृढ़क। अस्टिल कोशिका, स्टोन सेल्स। वृत्त दृढ़क क्या होती है? कोशिकाएं छड़ के आकार की होती है, जैसे इसमें ई है। तथा मटर कुल के बीजों जैसे मटर, चना आदि के बाह्य बीजावरण में सीड कोट में पाई जाती है। डायग्राम ई इसमें दिख रहा है। अस्थि दृढ़क, अस्थि दृढ़क जी में देखो। ये कोशिकाएं लंबी अस्थि के आकार की होती है तथा इसके सिरे पालित अथवा चौड़े होते हैं। अस्थि समान आकृति के कारण इन्हें अस्थि दृढ़क कहते हैं। एग्जाम्पल, हॉकिया की पत्ती में उपस्थित दृढ़ कोशिकाएं। सी तारा दृढ़क, तारों के समान आकृति वाली दृढ़ कोशिकाएं तारा दृढ़क कहलाती है। एग्जाम्पल, निम्फिया की पत्ती में उपस्थित दृढ़ कोशिकाएं। समव्यासी दृढ़क या स्टोन सेल, इसके अंतर्गत इसमें डायग्राम देखिए एफ।
इसके अंतर्गत न्यूनाधिक एक समान व्यास वाली दृढ़ कोशिकाएं सम्मिलित होती है। ये कोशिकाएं मज्जा, फ्लोएम, वलकुट, परिचर्म तथा अनेक अस्टिल फलों के गूदे व फलों की अंतःफल भित्ति में पाई जाती है। दृढ़ कोशिकाओं के कार्य। दृढ़ कोशिकाएं पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करती है। वृक्षों की छाल, फल भित्ति तथा बीजावरण में उपस्थित दृढ़ कोशिका इन्हें कठोरता प्रदान करती है अतः आंतरिक ऊतकों की रक्षा करती है। यानी आंधी तूफान बारिश वगैरह आए तो ये दृढ़ कोशिकाएं प्लांट की रक्षा करती है। तो रक्षा करने वाला काम कौन करता है? दृढ़ कोशिकाएं। तो आप इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए और बुक्स लेके आइए। बुक्स में भी चैप्टर है ये। और इस कोरोना के समय में घर पे रहिए, सेफ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र। टेक केयर, बाय बाय।